काफी सारे स्टूडेंट हैं जिनके मन में आ रहा है कि सर मैं पहली बार आरआरबी जेई का एग्जाम दूंगा तो मुझे कौन सा जोन मेरे लिए सेफ रहेगा। सर लास्ट ईयर किस जोन की कट ऑफ ज्यादा थी, या फिर सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बीच में कितना टाइम मिलता है। कई सारे स्टूडेंट के मन में है कि सर डिप्लोमा का एक एवरेज स्टूडेंट को मुझे क्या करना चाहिए, वहां पे नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, नंबर ऑफ पोस्ट कितने, ये बहुत मैटर करेगा क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ पोस्ट होंगे प्रायोरिटी बढ़ जाती है आपके सेलेक्ट होंगी। कितनी डिस्टेंस पे जा रहा हो, मेरे को कितना ही ट्रेवल करना पड़े, मैं तो नंबर ऑफ वैकेंसी जहां पे ज्यादा होंगी ना वहीं फॉर्म फिल करूंगा। कौन सी ब्रांच के लिए कितनी वैकेंसीज पर आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। किसी किसी बच्चे को अपना होम स्टेट बहुत पसंद होता है या वो जाना ही नहीं चाहता है, उसकी फैमिली भी नहीं चाहती कि वो अपनी फैमिली से दूर जाए। आपकी तैयारी तो बढ़िया है, आपको अपने कॉन्सेप्ट को चमकाना है, शार्प करना है, एंड देन उसके बाद आप एग्जाम में बैठोगे तो इस बार निकाल दोगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। जब से आरआरबी जेई के फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई है तब से काफी सारे क्वेश्चंस आपके मन में आते रहते हैं। मैं इन क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कशन करूंगा, फिर इनके ऊपर एक एक करके हम लोग बात करेंगे। देखिए काफी सारे स्टूडेंट हैं जिनके मन में आ रहा है कि सर मैं पहली बार आरआरबी जेई का एग्जाम दूंगा तो मुझे कौन सा जोन मेरे लिए सेफ रहेगा। कई सारे स्टूडेंट के मन में है कि सर डिप्लोमा का एक एवरेज स्टूडेंट तो मुझे क्या करना चाहिए, सीबीटी 1 एग्जाम कब तक हो सकता है, मैं लास्ट ईयर कुछ मार्क्स से रह गया था, मुझे कहां से फॉर्म फिल करना चाहिए। सर लास्ट ईयर किस जोन की कट ऑफ ज्यादा थी, या फिर सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बीच में कितना टाइम मिलता है। ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस आप लोगों के मन में आते हैं और इन सारे क्वेश्चंस को पहली बात तो इसको आप नंबरिंग के अकॉर्डिंग, जैसे मैं इसको नंबर 1 दे देता हूं, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5 और इसको 6 दे देता हूं। पहली बात तो आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है वो जरूर लिखिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आपका जो सीबीटी 1 का जो पेपर होगा वो टोटल 100 नंबर का होता है 90 मिनट के अंदर, और जो सीबीटी 2 होता है वो 150 नंबर का होता है आपका 2 घंटे के अंदर, ठीक है। ये बात आपको पता है। मैं एक कंफ्यूजन बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूं कि अभी आप लोगों को मन में ये चल रहा होगा कि सर हम लोग फॉर्म भरना तो जानते हैं, हमने फॉर्म भी फिलअप कर दिया है, लास्ट टाइम भी किया था, तो इसका फॉर्म भरने के बाद में माइंड में जो चीज आ रही है वो ये है कि एग्जाम कब हो सकता है, ठीक है। तो 2024 में जब ये पेपर हुआ था तो मैं आपको बता देता हूं, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई थी 30/7/2024 से, और लास्ट डेट जो थी आपकी वो थी 29/8/2024। इवन करेक्शन मॉडिफिकेशन डेट वगैरह भी मैंने आपको बता दी है। और उसके बाद सीबीटी 1 का जो एग्जाम हुआ था वो 16 से 18 दिसंबर 2024 में हुआ था। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 30/7/2024 से मतलब 7वां महीना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई। उसके बाद आप देखेंगे 7 के बाद में ये हो जाता है आपके जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई। जुलाई में फॉर्म भरे, उसके बाद में अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और फिर उसके बाद हुआ दिसंबर में, यानी कि ऑलमोस्ट आपके पास में 5 महीने आपको मिले, ठीक है। तो 5 महीने मिले और उसके ऑलमोस्ट 5 महीने मिले, 4 4.5 मान लेते हैं, तब जाके आपका एग्जाम में हुआ। तो अगर इसी के तरीके से एग्जाम होना है तो जैसे अभी फिलहाल में आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई है 31 तारीख से, है ना, 31 अक्टूबर से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई। उसके बाद में अक्टूबर के बाद नवंबर पूरे जाएगा, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक एग्जाम हो सकता है, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। अब मैं इस डेटा के अकॉर्डिंग ही बात कर रहा हूं। दूसरा पॉइंट, जब सीबीटी 1 हो गया तो सीबीटी 2 कब हुआ आपका ये भी बता रखा है। सीबीटी 2 की जो एग्जाम डेट है मैंने येलो कलर से हाईलाइट की हुई है, ये वाली डेट। तो इसको जब आप देखोगे तो 22/4/2025 को ये हुई। तो दिसंबर के बाद में अगर आप देखोगे रिजल्ट आ गया था, आंसर की आ गई थी और बाकी सारी चीजें, और फिर उसके बाद स्टेज 2 का जो एग्जाम हुआ था आपके पास 22/4/2025 को हुआ, यानी कि अप्रैल के अंदर। तो 22 अप्रैल के अंदर हुआ, इसमें 3 महीने का लगभग आपको टाइम मिला एग्जाम 2 की जो डेट आई थी। फिर उसके बाद में इसका 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जिसको आप देख सकते हैं, एक शिफ्ट वापस से री एग्जाम हुआ था एक शिफ्ट का, वो भी आपको आगे बता रखा है, ठीक है। तो फिलहाल आपको एग्जाम डेट क्या हो सकती है वो मैं अगर आपको बताऊं कि 2025 में आपकी एग्जाम की डेट लगभग मुझे लगता है, जो डेटा आप लोगों के सामने है, तो 2025 में ये एग्जाम डेट आपकी हो सकती है, मान के चलिए अभी दिसंबर में तो अप्रैल तक हो सकता है आपका, ठीक है। मार्च से अप्रैल में मान के चलता हूं, थोड़ा सा और बफर ले लेते हैं। तो फैब से लेकर के और फैब के एंड में हो सकता है या मार्च के स्टार्टिंग में हो सकता है, मार्च स्टार्टिंग में, ठीक है। ये आपके पास एग्जाम की डेट की बात हो गई। कितना टाइम मिलता है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बीच में ये भी आपको मैंने बता दिया। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब बात आती है सर हम कौन से जोन से फॉर्म फिल हमें करना चाहिए। देखो फॉर्म फिलिंग जब आप करते हो तो जोन सेलेक्ट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। टोटल मिलाकर के 21 जोन है रेलवे के जिनमें आप लोग अपना
फॉर्म फिलिंग अप्लाई करते हो। और इनमें से भी इस बार आप लोगों को सिलीगुड़ी में तो फॉर्म फिल करना ही नहीं है, क्योंकि इस जगह पर कोई वैकेंसी ही नहीं है। ठीक है, सिलीगुड़ी के अंदर कोई भी वैकेंसी नहीं है, तो इसलिए इसकी तो कोई टेंशन का मतलब है यहां तो कोई फॉर्म फिल ही करेगा ही नहीं, तो इसको देखना ही नहीं आपको। ठीक है, तो नो वैकेंसी या नो पोस्ट, यहाँ पे कोई पोस्ट ही नहीं है। बचे कुछ 20 पोस्टों के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। चलिए, अब मैंने आपको बताया कि फॉर्म जब आप फिल करते हो तो 3 चीजों के ऊपर ही डिपेंड करता है। पहली बात, वहां पे नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, ये बहुत मैटर करेगा, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ पोस्ट होंगे प्रायोरिटी बढ़ जाती है आपके सेलेक्ट होने की। दूसरा पॉइंट है लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी थी। तो लास्ट ईयर जिन जोन्स की कट ऑफ बहुत ज्यादा थी, ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे आप लोगों को अब डर लगेगा फॉर्म फिल करने से। जिन जोन की कट ऑफ बहुत कम थी, वहां पे शायद वैकेंसी भी कम रही होंगी, या काफी और अलग अलग फैक्टर्स रीजंस हो सकते हैं। और तीसरी चीज होती है ट्रैवल डिस्टेंस, कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा दूर, कई सारे तो ऐसे ऐसे स्टेट्स हैं जो आपके घर से हजारों किलोमीटर दूर है, और वहां शायद आप नहीं जाना चाहते। तो किसी किसी बच्चे को अपना होम स्टेट बहुत पसंद होता है, या वो जाना ही नहीं चाहता है, या उसकी फैमिली भी नहीं चाहती कि वो अपनी फैमिली से दूर जाए। मान लो कोई घर में आप इकलौते हैं अपने घर में, और आपकी फैमिली नहीं चाहती कि आप बहुत ज्यादा दूर जाएं, तो आप लोग वो चीज को ज्यादा प्रेफर करते हो। तो काफी सारे फैक्टर्स यहाँ पे बन जाते हैं, जिनमें से मेन जो 3 फैक्टर्स हैं उनके बारे में मैंने डिस्कशन किया है। एक बेसिक डिस्कशन और कर लेते हैं। टोटल मिलाकर के इस बार जो वैकेंसीज हैं वो 2569 वैकेंसीज हैं। पहले 2570 थी, जिनको एक वैकेंसी और घटा दी गई, और इस तरीके से यहाँ पे अगर आप देखेंगे टोटल मिला के 20 जोन है। यहाँ पे सिलीगुड़ी के बारे में बात नहीं की गई, क्योंकि सिलीगुड़ी में आपके पास कोई वैकेंसी नहीं है इस बार। अब अगर ये वैकेंसीज को देखा जाए तो इसमें घटते हुए क्रम में आपको वैकेंसी दिखाई गई है, जिनमें से सबसे ज्यादा वैकेंसी वाले जोन अगर आपके माइंड में आते हैं, अच्छा देखो कौन से जोन से फॉर्म फिल करना है, ये मेरे बताने से बेहतर है कि आप खुद से इन चीजों का विचार विमर्श करें कि सर ने जो जो पॉइंट्स बताए, आपने काफी सारे वीडियो इंटरनेट पे देख लिए होंगे, और सबका एक कंक्लूजन आपको निकालना है। देन उसके बाद अपनी सूझबूझ समझदारी से ही फॉर्म फिल करना है। ठीक है, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि फॉर्म कौन से जोन से भर रहे हो ऐसा करने से ही आपका सिलेक्शन होगा, ये बहुत बात की चीज है। लेकिन हाँ, अगर हमारे पास एक मौका है तो हमें एक समझदारी से एक सही जोन को चूज जरूर कर लेना चाहिए। ये हमारे पास एक कह सकते हैं एक अपॉर्चुनिटी मिली है, तो उसको हम लोग अपने कंक्लूजन निकालें सारी वीडियोस देख के, अपनी समझदारी से पुराने एनालिसिस को देख करके एक बार हम लोग एक कंक्लूजन पे आए, और फिर उसके बाद फॉर्म फिल करें। तो ये वीडियो आपको थोड़ा सा गाइड करने के लिए, हो सकता है काफी सारे बच्चों ने डिसीजन ले लिया हो, इस वीडियो से कई बार डिस्टर्ब भी हो सकते हो, क्योंकि वो मेरी सोच होगी जो मैं आपको बता रहा हूं, आप शायद किसी चीज पे स्टक कर चुके हो, तो आप अपने डिसीजन पे बने रहना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे ज्यादा जो जोन्स है, जिसको लग रहा है कि भाई देखो मेरे को तो नंबर ऑफ वैकेंसी से बहुत मतलब है, मैं तो नंबर ऑफ वैकेंसीज देख के ही फॉर्म फिल करूंगा, और मेरे घर से चाहे कितना ही दूर हो, ठीक है, और कितनी डिस्टेंस पे जा रहा हो, मेरे को कितना ही ट्रेवल करना पड़े, मैं तो नंबर ऑफ वैकेंसी जहां पे ज्यादा होंगी ना वहीं फॉर्म फिल करूंगा। तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट जोन्स है हर एक ब्रांच के लिए, हर एक कैटेगरी के लिए, वो कौन कौन से हैं? कोलकाता, मुंबई, प्रयागराज, चेन्नई और अहमदाबाद। ये आपके मेन वो जोन्स हैं जिन जोन से आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे 5 मेजर ऐसे जोन्स जिनमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं। ठीक है, 5 ऐसे जोन जिनमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं। एक चीज दिमाग में आएगी कि सर हमारे माइंड में एक चीज और आ रही है कि कौन सी जगह पर कट ऑफ सबसे ज्यादा गई और कौन सी जगह पे कट ऑफ सबसे कम गई, उसके आधार पर अगर मुझे फॉर्म फिल करना हो तो मैं कहां से फॉर्म फिल करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले जो हाईएस्ट, हाइयर टू लोअर, मैं आपको बता रहा हूं हाईएस्ट कट ऑफ जोन, हाईएस्ट कट ऑफ जोन कहां कहां से थी वो अगर आप देखें तो कोलकाता में सबसे हाईएस्ट गया था, ये नंबर 1 हाईएस्ट जोन कट ऑफ है, हाईएस्ट कट ऑफ जोन। ठीक है, तो यहां से सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई थी नंबर 1। दूसरा इससे कम अजमेर में गई थी, फिर उसके बाद में भोपाल के अंदर, फिर उसके बाद में सिकंदराबाद के अंदर, और फिर इसके बाद में पटना के अंदर, और पटना के बाद में मुजफ्फरपुर के अंदर। तो टोटल 6 मैंने आपको जगह बता दी जहां पे सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई हुई थी। इसके बाद लोएस्ट कट ऑफ कहां पे गई? तो लोएस्ट कट ऑफ जो आप देखेंगे तो सिलीगुड़ी में सबसे कम कट ऑफ गई थी, सबसे कम कट ऑफ, लोएस्ट, ये लोएस्ट बोल रहा हूं मैं, और वो हाईएस्ट है, ये कोलकाता है ना, ये हाईएस्ट है। तो यह हाईएस्ट कट ऑफ थी। जनरल कट ऑफ से हम शुरुआत करते हैं बेसिकली, तो ये हाईएस्ट कट ऑफ थी यहाँ पे, और यहाँ पे लोएस्ट कट ऑफ है। ठीक है, फिर इससे ऊपर थोड़ा जाओगे तो बेंगलोर में इससे ज्यादा थी, अहमदाबाद में इससे भी ज्यादा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे इससे ज्यादा, फिर इसमें इससे भी ज्यादा कट ऑफ थी, मालदा में इससे भी ज्यादा कट ऑफ थी, फिर जम्मू कश्मीर में थोड़ी और ज्यादा कट ऑफ थी, और फिर उसके बाद में चेन्नई में इससे भी ज्यादा कट ऑफ थी। ठीक है, तो मैंने
स्टार्टिंग के 5 हाईएस्ट कट ऑफ जोन बता दिए आपको और लास्ट के 5 लोएस्ट कट ऑफ जोन बता दिए। अगर आप लोगों को यह है कि सर मुझे तो कंपटीशन चाहिए नहीं, मतलब मैं तो ये चाहता हूं कि सबसे कम कट ऑफ वाला जोन मुझे मिल जाए और वहीं से मैं फॉर्म फिल कर दूं, चाहे उसमें कितनी ही वैकेंसीज हो, तो आपके लिए ये जोन्स बेहतर रहेंगे। अगर आपको लगता है कि सर हाईएस्ट कट ऑफ के साथ साथ हाईएस्ट वैकेंसीज भी हैं, आपको पता होगा कोलकाता में लास्ट ईयर हाईएस्ट कट ऑफ भी गई थी, इवन इस बार भी अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट जो वैकेंसीज हैं हाईएस्ट जो वैकेंसीज हैं वो भी इस बार कोलकाता में ही है, ठीक है, कोलकाता में ही। तो इस चीज को भी देख लीजिएगा, अगर आपको इस बेसिस पर फॉर्म फिल करना है कि मैं तो सर हाईएस्ट कट ऑफ को देख करके या लोएस्ट कट ऑफ को देख करके फॉर्म फिल कर रहा हूं, तो ये आपके पास में है। अब कई सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि सर हम पिछली साल हमने तैयारी कर ली थी और पिछले साल तैयारी कर ली और इस बार मुझे एनी हाउ सेलेक्ट होना है, कुछ ना कुछ मार्क्स से मैं पिछली साल रह गया था। तो आपको मैं बताऊं, आपको अपना होम स्टेट चूज करना ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि आपकी तैयारी तो बढ़िया है, आपको अपने कॉन्सेप्ट को चमकाना है, शार्प करना है, एंड देन उसके बाद आप एग्जाम में बैठोगे तो इस बार निकाल दोगे, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कम भी होंगी ना अगर आपके होम स्टेट में, तब भी आप कर लोगे, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि अपने स्टेट के आसपास ऐसा एक जोन चूज कर लेना जिस जोन के अंदर ज्यादा वैकेंसीज हो, तो वो भी आपके लिए बढ़िया रहेगा, है ना। अगर मान लो कोई बच्चा कहता है सर मेरा तो जो जोन आ रहा है, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे पहुंच जाते हैं, सर मेरा तो घर जो है ना वो अजमेर में है। अब अजमेर में टोटल वैकेंसी मान लो 40 है, लेकिन आपके आसपास कोई स्टेट आ रहा है और वो आपके कुछ बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, तो आप उसको चूज कर लो, उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा होंगी, तो आपके दोनों फैक्टर्स जो है वहां पे फुलफिल हो जाएंगे, सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो ये एक तरीका है। अब काफी सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर टोटल ब्रांच वाइज जो वैकेंसीज है इन पे ही फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ता है, लेकिन आपको तो अपनी वैकेंसीज देखनी। जैसे मैं फिर भी एक बार बता देता हूं, सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नाम से 489 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में 218 वैकेंसीज हैं, मैकेनिकल में 743, सिविल में 740, बीएससी के अंदर 63 जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री वाले होंगे, ट्रैक मशीन 121 और डीएमएस जिसमें सब एप्लीकेबल है 195। अब यहाँ पे एक बात और मैंने बता रखी है कि कौन सी वैकेंसीज के लिए कौन सी ब्रांच के लिए कितनी वैकेंसीज पर आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो आप देखो टोटल मिलाकर के बात करें 1766 वैकेंसीज के ऊपर आप काम कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर अब देखो आगे बताऊंगा भी कि इलेक्ट्रिकल वाले कहां कहां फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन सी और वैकेंसीज के अंदर आप फॉर्म कौन कौन सी और ब्रांच के अंदर आप फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले टोटल मिला के 1766 वैकेंसीज काउंट होंगी इनकी। इसके अलावा मैकेनिकल वालों की 1548, सिविल की 935, सीएसआईटी ब्रांच की 413। अब कई सारे बच्चों का सिविल की तो सर 700 कुछ वैकेंसी थी ना, हाँ बेटा, लेकिन एक ऐसी वैकेंसीज है जो हर किसी में ऐड हो रही है, जो देख रहे हो 195 195 195, ये किसकी है बेटा, डीएमएस की, ठीक है, डीएमएस की वैकेंसीज है। इससे आपको और थोड़ा क्लियर होगा कि जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं तो आप इलेक्ट्रिकल वाली वैकेंसी पे भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, मैकेनिकल वाली पे भी, इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी आपका हक होगा, और साथ में डीएमएस और ट्रैक मशीन पे भी आपका हक होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एसएनटी, डीएमएस, टीएम, इन सब पे आपका हक होगा। मैकेनिकल वालों को इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों पे हो, मैकेनिकल वाली वैकेंसीज पे होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली पे नहीं होगा, ठीक है। और साथ में डीएमएस और टीएम, देखो डीएमएस सब में कॉमन है, डीएमएस के लिए सब एप्लीकेबल है। सिविल इंजीनियरिंग वाले भाई आप किसी अदर ब्रांच के अंदर नहीं घुस पाओगे, आप सिर्फ सिविल और डीएमएस के लिए ही आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं इन वैकेंसीज के ऊपर। इसीलिए टोटल जब आपने देखी थी तो ब्रांच वाइज मैंने आपको बताया 740 प्लस 195, टोटल मिलाकर के 935 वैकेंसी कुछ इस तरीके से हुई है, क्योंकि आप सिविल की वैकेंसीज और डीएमएस दोनों ही वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि सीएस एंड आईटी वाले तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स की एसएनटी जो आपकी पोस्ट है उनके ऊपर एप्लीकेबल हो, साथ में डीएमएस के लिए तो आप एप्लीकेबल हुई। और फिर सीएमए वाले जो हैं वो आप डिग्री इन बीएससी आपके पास होनी चाहिए फिजिक्स या मैथ से, तब आप लोग एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई अच्छे से। तो मेरे हिसाब से देखो मैंने आपको क्या बताया, अगर आप लोग जोन चूज कर रहे हो, इवन इस वाली अगर आप उसको ये पीडीएफ चाहिए ना, तो आप यहाँ पे मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में लिख रहा हूँ, इस पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं इस ऑफिशियल पीडीएफ को डाल दूंगा उस पे, और इस पीडीएफ को, और साथ आप लोग अपने अपने अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी अलग अलग जोन के अंदर कितनी वैकेंसीज हैं वो भी आप देख पाओगे, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा, दो चीजें प्रोवाइड करा दूंगा कि ब्रांच वाइज वैकेंसीज यहाँ पे कितनी है, सिविल में किस जोन में कितनी वैकेंसीज हैं,
मैकेनिकल में कितनी, इलेक्ट्रिकल में, सीएसआईटी के लिए, डीएमएस के लिए, टीएम के लिए। तो कौन से जोन में कितनी वैकेंसीज हैं। इवन कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे डीएमएस में तो सब भर सकते हैं, या ट्रैक मशीन में जो लोग भर सकते हैं। तो ट्रैक मशीन के अंदर भी इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है कि भाई कौन से जोन के अंदर डीएमएस में कितनी वैकेंसीज है, कौन से जोन के अंदर टीएम ट्रैक मशीन के लिए कितनी वैकेंसीज है। ठीक है, ये भी आप लोगों को मिल जाएगा सारे के सारे जोन्स का। इसके अलावा जैसे सिलीगुड़ी में कोई वैकेंसी नहीं है तो इसको खाली छोड़ दिया है। और अगर आपको ये देखना है कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितनी वैकेंसीज है, मेरी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग कितनी वैकेंसीज है अलग अलग पार्ट में, तो वो भी आप लोगों को एक्सप्लेन की गई है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने आपको बताया, आई होप आपको समझ में आया होगा जिन फैक्टर्स के ऊपर हमें पोस्ट जो हमारा फॉर्म फिल करना चाहिए, उसके 3 फैक्टर्स 4 फैक्टर्स थे, और चारों के ऊपर मैंने बेसिक डिस्कशन किया। और आपके जितने भी क्वेश्चन स्टार्टिंग में हमने बात करी थी, या आपके स्टार्टिंग में जो भी क्वेश्चंस थे, मैंने सारे क्वेश्चंस को आपके साथ में डिस्कस किया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने क्या डिसीजन बनाया, और आप पूरी वीडियो देखने के बाद आपका क्या डिसीजन रहा, आप कौन से जोन से फॉर्म फिल करें, ये इस वीडियो में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।